क्या आपने कभी सोचा है कि हम भारतीय लोग जैसे रहते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो सदियों से कैसी चलती आ रही हैं और समय के साथ उनमें क्या-क्या नाटकीय बदलाव हुए हैं? चलिए, आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और अपने ही समाज की उन अदृश्य जड़ों की सैर पर निकलते हैं, जो हमें आपस में जोड़े रखती है। इस दिलचस्प सफर का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे और आपके परदादाओं से लेकर आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी तक की एक बेहद रोमांचक कहानी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस कहानी में ड्रामा है, इतिहास है, बगावत है और हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाइयां हैं, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी व्यवस्था से जो हजारों सालों से भारतीय समाज के रग-रग में बसी है। जाति, अतीत में झांकें तो हमें दो शब्द मिलते हैं, वर्ण और जाति। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक बहुत ही विस्तृत और अखिल भारतीय वर्गीकरण था। शुरुआत में ये उतना कठोर नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इसने एक ऐसी कठोर संस्था का रूप ले लिया जिसने समाज को सख्त खानों में बांट दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसे समाज की जहां आपका जन्म ही आपकी किस्मत तय कर दे। आप किससे शादी करेंगे, किसके साथ बैठकर खाना खाएंगे और यहां तक कि आप जिंदगी भर क्या काम करेंगे, ये सब आपकी जाति जन्म से ही तय कर देती थी। ऊंची जाति के लोगों के पास ताकत और सम्मान था, जबकि निचली जातियों के हिस्से में सिर्फ बेपसी और कठोर श्रम आया। छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं ने समाज में एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। समय का पहिया घूमा और भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई। अंग्रेजों को हम पर राज करना था, लेकिन इस जटिल भारतीय समाज को समझना उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं था। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक तरकीब निकाली, जनगणना यानी सेंसस। साल 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में एक बहुत अहम जनगणना हुई। अंग्रेजों ने सिर्फ लोगों को गिना ही नहीं, बल्कि हर जाति को एक रैंक दे दी कि कौन सी जाति समाज में सबसे ऊपर है और कौन सी नीचे। जो जाति व्यवस्था पहले थोड़ी लचीली हुआ करती थी, अंग्रेजों के कागजों पर दर्ज होते ही वो लोहे की लकीर बन गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां बना दी। इस तरह अनजाने में ही सही, अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को एक नया और बेहद कठोर रूप दे दिया। भारत आजाद होने वाला था, लेकिन समाज के अंदर एक और जंग लड़ी जा रही थी। ज्योतिराव फूले, बाबा साहेब आम्बेडकर, पेरियार और श्री नारायण गुरु जैसे महानायकों ने सदियों से चले आ रहे छुआछूत और जातीय अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इन नायकों ने निचली जातियों को उनके हाथ दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। आजादी के बाद देश का संविधान बना, जिसने छुआछूत को गैरकानूनी घोषित कर दिया। आधुनिकीकरण, शहरीकरण और कारखानों के खुलने से लोग गांवों से शहरों की तरफ भागे। कारखानों में किसी की जाति पूछकर नौकरी नहीं दी जाती थी। शहरों की भीड़ में जाति के सख्त नियम टूटने लगे। इसी दौर में समाज शास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने दो बेहद दिलचस्प बातें बताई। संस्कृतिकरण यानी जब निचली जातियां अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ऊंची जातियों के रहन सहन की नकल करती हैं, और प्रबल जाति यानी गांवों की वो मध्यम जातियां जिन्हें आजादी के बाद जमीनें मिल गईं और वे राजनीति और खेती में बेहद ताकतवर बन गईं, जैसे यादव, जाट, रेड्डी आदि। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स देखने को मिला। आज के दौर में जो उच्च जाति के अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए जाति अदृश्य हो गई है। उन्हें लगता है कि उनकी तरक्की उनकी अपनी मेहनत है, जबकि हकीकत में उन्हें पीढ़ियों से मिली आर्थिक और सामाजिक ताकत ने आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ निचली जातियों के लिए अपनी पहचान बनाए रखना एक मजबूरी बन गया, क्योंकि आरक्षण और राजनीतिक अधिकारों के बिना उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। कहानी सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जंगलों और पहाड़ों में बसता है। हमारे आदिवासी या जनजातीय भाई बहन, ये वो लोग थे जो मुख्यधारा के हिंदू समाज, जाति व्यवस्था और राजाओं के शासन से दूर अपनी ही एक दुनिया में रहते थे। लेकिन जब राष्ट्रीय विकास का दौर चला,
तो आजाद भारत में बड़े बड़े बांध, कारखाने और खदानें बनने लगी। ये सब उन जंगलों में बने जहां आदिवासी सदियों से रहते आ रहे थे। विकास के नाम पर उन्हें उनके ही जंगलों और जमीनों से बेदखल कर दिया गया। राष्ट्र के विकास की सबसे भारी कीमत इन जनजातियों ने चुकाई। इस अन्याय के खिलाफ एक नई चेतना जागी। जनजातियों के पढ़े लिखे युवा सामने आए। उन्होंने अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, जिसके नतीजे में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का जन्म हुआ। आज का आदिवासी सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, वो अपने हक के लिए खड़ा एक जागरूक नागरिक है। समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत कड़ी है परिवार। परिवार प्यार, त्याग और सुरक्षा का घर तो है ही, लेकिन कई बार ये जुल्म, संपत्ति के झगड़े और नाइंसाफी का अखाड़ा भी बन जाता है। हम अक्सर संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली का नाम सुनते हैं, जो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। समय के साथ परिवार का ढांचा भी बदला है। रोजी रोटी की तलाश में युवा शहरों की तरफ जा रहे हैं और पीछे गांवों में सिर्फ बुजुर्ग बच गए हैं। कुछ समाज पितृवंशीय हैं, जहां सत्ता और संपत्ति पिता से बेटे को मिलती है, तो कुछ मातृवंशीय है, जहां संपत्ति मां से बेटी को मिलती है, जैसे मेघालय में। हालांकि वहां भी फैसले अक्सर पुरुष ही लेते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि हमारा समाज कोई ठहरे हुए तालाब का पानी नहीं है, बल्कि एक तेजा बहती नदी है। इसमें पुरानी परंपराओं यानी निरंतरता के पत्थर भी हैं और नए विचारों यानी परिवर्तन की लहरें भी। और ये सफर, ये बदलाव आज भी जारी है। कहानी खत्म हुई, लेकिन परीक्षा की तैयारी भी तो जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस रोमांचक चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं। प्रश्न 1, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणाओं को समझाइए। संस्कृतिकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए किसी उच्च जाति, अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय के रीति रिवाजों, पूजा पाठ के तरीकों और जीवन शैली को अपना लेती है। प्रबल जाति, इसका मतलब उन जातियों से है जिनकी आबादी गांव या क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है और आज़ादी के बाद हुए भूमि सुधारों के कारण जिनके पास खेती की जमीन का मालिकाना है आ गया। जमीन और बढ़ती आबादी के कारण ये जातियां, जैसे यूपी और बिहार में यादव, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में वोक्कालिगा, स्थानीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहुत ताकतवर हो गईं। प्रश्न 2, औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश शासन ने भारतीय जाति व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? अंग्रेजों के आने से पहले जाति व्यवस्था में थोड़ी बहुत तरलता थी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसे एकदम कठोर बना दिया। पहला पॉइंट, 1901 की जनगणना। हर्बर्ट रिजले ने जनगणना में जातियों की गिनती की और उन्हें सामाजिक पदानुक्रम के अनुसार रैंक दे दी। इससे जातियों की पहचान एकदम पक्की और कठोर हो गई। दूसरा पॉइंट, कानूनी मुहर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां तैयार की, जिससे इन समुदायों को कानूनी रूप से अलग पहचान मिली। तीसरा पॉइंट, जमींदारी प्रथा। अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त के जरिए कुछ खास उच्च जातियों को जमीनों का स्थायी मालिक बना दिया, जिससे निचली जातियों का शोषण और बढ़ गया। प्रश्न 3, राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास के बीच टकराव को स्पष्ट कीजिए। आज़ादी के बाद भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बड़े बड़े बांध, लोहे और कोयले की खदानें और बड़े कारखाने बनाए गए। समस्या ये थी कि ये सभी खनिज और जल संसाधन उन्हीं जंगली और पहाड़ी इलाकों में थे, जहां जनजातियां यानी आदिवासी रहती थी। राष्ट्र के विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके जंगलों और पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें अपनी जमीन छोड़कर शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए जो देश के लिए विकास था, वह आदिवासियों के लिए विनाश का कारण बन गया। इसी टकराव के कारण जनजातीय आंदोलन शुरू हुए और झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की मांग उठी। प्रश्न 4, समकालीन समय में उच्च वर्ग के लिए जाति अदृश्य कैसे हो गई है, जबकि निचली जातियों के लिए ये पहचान का मुख्य आधार है? समझाइए। ये आज के समाज का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। उच्च वर्ग या जाति के लिए आज़ादी के बाद उच्च जातियों ने अच्छी शिक्षा, आर्थिक पूंजी और शहरीकरण का भरपूर फायदा उठाया। उनके पास पहले से ही संसाधन थे।
इसलिए वे बेहतरीन नौकरियों और प्रोफेशन में चले गए। अब वे कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते, हमने अपनी मेहनत से मुकाम पाया है। उनके लिए उनकी जाति अब अदृश्य हो गई है। निम्न या पिछड़े वर्ग के लिए दूसरी ओर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पास न जमीन थी, न शिक्षा की विरासत। उन्हें सदियों के शोषण के कारण मुख्य धारा में आने के लिए आरक्षण और सरकारी मदद का सहारा लेना पड़ा। अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपनी जातीय पहचान को मजबूती से पकड़कर रखना पड़ा है। इसलिए उनके लिए जाति बहुत दृश्य है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे एनसीईआरटी 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।